नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। आज हम 1857 का विद्रोह या ये समझिए 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसे अंग्रेजों ने इसे 1857 का विद्रोह कहा था। लेकिन हम और हमारे देशवासी जो इस 1857 की क्रांति में भाग ले रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम था। आज हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सन 1857 ईस्वी में उत्तर और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जिसने ब्रिटिश शासन को झकझोर दिया। सेना के भारतीय सिपाहियों से लेकर प्रारंभ इस विद्रोह में लाखों लाख किसान, दस्तकार तथा सिपाही एक साल से अधिक समय तक बहादुरी से लड़ते रहे। ये विद्रोह साधारण विद्रोह नहीं था। ये विद्रोह एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें हर तरह के जन साधारण ने, राजा महाराजाओं ने, सभी ने भाग लिया था। विद्रोह के कारण क्या थे? विद्रोह के कारण थे 1857 का विद्रोह सिपाहियों के असंतोष के अलावा औपनिवेशिक शासन के चरित्र, उनकी नीतियां, अंग्रेजी शासन के प्रति जनता के असंतोष और विदेशी शासन के प्रति उनकी घृणा का परिणाम था। अंग्रेजों की नीतियों ने देश का आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश कर दिया। बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों तथा हस्तशिल्पियों, परंपरागत जमींदारों तथा मुखिया लोग निर्धन हो गए। अंग्रेजों की जमीन और राजस्व संबंधी नीतियां तथा कानून और प्रशासन की व्यवस्था ने इस असंतोष को और बढ़ाया। जो किसान लगान अदा नहीं कर सके, उनसे जमीनें छीन ली गईं। इसके अतिरिक्त 12 बड़े तथा अनेक छोटे अकालों 1770 और 1857 के बीच ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इसी तरह अनेक जमींदार भी भू राजस्व की मांग बढ़ने, उनकी जमींदारी की जमीनें तथा अधिकार जब्त होने तथा गांव में उनकी स्थिति घटने के डर से भयभीत हो गए। व्यापारियों, अधिकारियों तथा सूदखोरों के द्वारा उनका स्थान लेने पर उनका असंतोष और बढ़ गया। निचले स्तर पर कर्मचारियों एवं प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने साधारण जनता को बुरी तरह प्रभावित किया। विलियम एडवर्ड ने लिखा है, जनता पुलिस को कोड़ समान समझती थी और पुलिस का दमन और लूट खसोट हमारी सरकार के प्रति जन असंतोष का एक प्रमुख कारण था। छोटे अधिकारी रैयत तथा जमींदारों को लूटने से नहीं चूकते थे। अपनी निर्धनता से परेशान लोग अपनी स्थिति में सुधार की आशा में आम विद्रोह में शामिल हो गए। ब्रिटिशकालीन भारतीय समाज के मध्य तथा उच्च वर्ग प्रशासन के ऊंचे पदों में शामिल नहीं किए जाते थे। रजवाड़ों के नष्ट होने से कई भारतीय जीविका के साधन खो बैठे। भारतीय शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे तथा विद्वानों, धर्मगुरुओं तथा फकीरों आदि की सहायता करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन शासकों के अधिकार छीन लिए तो ये संरक्षण समाप्त हो गए और इस पर आश्रित लोगों की आय छिन गई। धर्म उपदेशकों, पीड़ितों और मौलवियों ने विदेशी शासन के प्रति घृणा पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजों और भारतीय लोगों के बीच कोई सामाजिक संबंध या संपर्क नहीं बना तथा उनका चरित्र विदेशी बना रहा। इसके विपरीत वे प्रजातीय श्रेष्ठता की धुन में भारतीयों के साथ अपमानजनक और घृणापूर्ण बर्ताव करते रहे। सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, उच्चतम श्रेणियों के देसी लोग तक भी बिना अंदरूनी डर के तथा बिना कांपे हुए कभी अधिकारियों के सामने उपस्थित नहीं हुए। भारत की जनता अंग्रेजों के विदेशी चरित्र को अच्छी तरह पहचानती थी। उसने कभी भी अंग्रेजों को अपना शुभ चिंतक नहीं माना। प्रथम अफगान युद्ध 1838 से
1842 तक, आंग्ल सिख युद्धों 1845 से 1849 तक तथा क्रीमियाई युद्ध 1854 से 1856 में अंग्रेज सेनाओं की पराजय ने उनकी अजेयता के मिथक को तोड़कर भारतीयों की हिम्मत बढ़ाई। वर्ष 1855 से लेकर 1856 में बिहार और बंगाल की संथाल विद्रोह ने अपने क्षेत्र से कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासक का सफाया करके अपनी जन विद्रोह की क्षमताओं को स्पष्ट कर दिया। वर्ष 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया, जिसकी पूरे भारत में खास तौर पर अवध में तीखी प्रतिक्रिया हुई। डलहौजी के इस कदम से कंपनी के सिपाही नाराज हो गए, क्योंकि इन सिपाहियों में 75,000 अवध के थे। अवध के विलय से उनके परिवारों के पास जो जमीनें थीं, उन पर उन्हें अधिकार कर चुकाने से उनकी आय घट गई। राज्य हड़पने की नीति ने नाना साहब, झांसी की रानी तथा बहादुर शाह जैसे अनेक शासकों को अंग्रेजों का दुश्मन बना दिया। अंग्रेजों ने नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र को पेंशन देने से इनकार कर दिया तथा उनको अपनी पैतृक राजधानी पूना से बहुत दूर कानपुर में रहने पर बाध्य किया। इसी प्रकार झांसी को हड़प कर अंग्रेजों ने स्वाभिमानी रानी लक्ष्मीबाई को भड़काया। वर्ष 1849 में डलहौजी की घोषणा बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के एक बहुत छोटे निवास स्थान में रहना होगा तथा 1856 में कैनिन की घोषणा बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और वे सिर्फ राजा ही कहे जाएंगे, ने मुगल वंश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। ईसाई मिशनरियों जो हर जगह स्कूलों, अस्पतालों, जेलों और बाजारों में देखे जाते थे, लोगों को ईसाई बनने के प्रयास करते तथा हिंदू धर्म और इस्लाम पर सार्वजनिक रूप से तीखा और भौड़ा प्रहार करते थे। इन्होंने जब कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया तो जनता को अपने धर्म के नष्ट होने का खतरा नजर आया। वर्ष 1850 के सरकारी कानून के अनुसार धर्म बदलकर ईसाई बनने वालों को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। इसके अलावा सरकार सेना में ईसाई उपदेशक या पादरी रखती थी, जो मिशनरी प्रचार को प्रोत्साहन देना तथा सरकारी स्कूलों और जेलों तक में ईसाई धर्म की शिक्षा की व्यवस्था करना अपना धार्मिक कर्तव्य मानते थे। सरकार द्वारा भारतीय सुधारकों की सलाह पर किए गए मानवतावादी सुधारों ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून तथा लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था आदि कुछ ऐसे ही सुधार थे। मंदिरों और मस्जिदों से जुड़ी जमीन उनके पुजारियों या सेवा संस्थाओं से कर वसूलने की सरकारी नीति से भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया तथा इन पर निर्भर अनेक ब्राह्मण और मुस्लिम परिवार ये प्रचार करने लगे कि अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। कंपनी के सिपाही भारतीय समाज के अंग थे। समाज के दूसरे वर्गों, खासकर किसानों की आशाएं, इच्छाएं और दुख दर्द इन सिपाहियों में दिखाई देते थे। वास्तविकता में तो ये सिपाही बंदीधारी किसान ही थे। ईसाई धर्मोपदेशकों तथा अधिकारियों द्वारा धर्म प्रचार किए जाने से सैनिकों को अपने धर्म में अनधिकृत हस्तक्षेप लगा। अंग्रेजों के प्रति भारतीय सिपाहियों की अपनी शिकायतें थीं, जैसे सैनिक अधिकारियों की तरफ से सिपाहियों की जाति या पंथ के चिन्हों के उपयोग पर, दाढ़ी रखने या पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध था। 1856 के एक कानून के अनुसार
हर नए भर्ती होने वाले सिपाही को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार जाकर भी सेवा करने की स्वीकृति देनी पड़ती थी। उस समय की हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार समुद्र यात्रा पाप थी और इसके दंड में किसी को जाति बाहर भी कर दिया जाता था। इस कानून ने सैनिकों को अंग्रेजों का विरोधी बना दिया। भारतीय सिपाही को अपने अंग्रेज समकक्ष के समान श्रेष्ठ योद्धा होने पर भी उसे कम वेतन दिया जाता था और बुरे ढंग से रखा या खिलाया पिलाया जाता था। इसके साथ ही उसकी पदोन्नति की संभावनाएं भी कम थीं। कोई भी भारतीय 60-70 रुपए मासिक पाने वाले सूबेदार से ऊपर का पद प्राप्त नहीं कर सकता था। वह आदेश जिसके अनुसार सिंध या पंजाब में तैनाती के समय सैनिकों को विदेश सेवा भत्ता नहीं देने की बात थी, ने सैनिकों को भड़काया। अवध के हड़पे जाने ने अवध के सैनिकों की भावनाओं को उत्तेजित कर दिया। बंगाल का 1764 का एक सिपाही विद्रोह, अधिकारियों ने 30 सिपाहियों को तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया। वर्ष 1806 में बेलूर में सिपाहियों का विद्रोह, वर्ष 1824 में बैरकपुर में सिपाहियों की 47वीं रेजिमेंट द्वारा समुद्री रास्ते से बर्मा जाने से इनकार करना, 1844 में वेतन और भत्ता के सवाल पर 7 बटालियनों का विद्रोह आदि सैनिकों असंतोष को 1857 से पूर्व ही प्रदर्शित कर चुके थे। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का चरम था, जो लगभग एक शताब्दी से पूरे भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध उभर रहा था। देश के किसी न किसी भाग में सशस्त्र विद्रोह के बिना शायद ही कोई वर्ष या एक बड़े विद्रोह के बिना शायद ही कोई दशक गुजरा हो। उदाहरण स्वरूप 1763 और 1856 के बीच 40 से अधिक बड़े विद्रोह और सैकड़ों छोटे विद्रोह हुए, जिन्हें राजा, नवाब, जमींदार, भूस्वामी और पोलीगार आदि ने नेतृत्व प्रदान किया। तत्कालीन कारण क्या थे? ये तो इसके कारण थे कि क्या क्या ऐसा हुआ था जिससे 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ, लेकिन इसके तत्कालीन तुरंत के कारण क्या थे, उस समय क्या हो रहा था। तो तत्कालीन कारण था इसका 1857 ईस्वी तक विद्रोह के लिए जमा बारूद को चर्बी कारतूतों की घटना ने चिंगारी दी और सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर चर्बी युक्त गाय व सूअर की चर्बी कागज का खोल चढ़ा होता था और कारतूस को राइफल में भरने से पहले उसके सिरे को दांतों से काटना पड़ता था। इससे हिंदू तथा मुसलमान सिपाही दोनों भड़क उठे, क्योंकि उन्हें लगा कि चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट कर देगा। विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? विद्रोह की शुरुआत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो अभी तक समझा है उसमें बताया है कि बहुत लंबे समय से इस विद्रोह की नींव रखी जा रही थी। तो कुछ इतिहासकारों तथा लेखकों के अनुसार ये विद्रोह एक व्यापक तथा सुसंगठित षड्यंत्र का परिणाम था, क्योंकि चपातियों तथा लाल कमल के फूलों का गांव-गांव पहुंचाना तथा घुमक्कड़ सन्यासियों, फकीरों तथा मदारियों द्वारा प्रचार इसकी व्यापकता दर्शाता है। विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ, जिसके बाद ये तेजी से बढ़ता हुआ पूरे उत्तर भारत, उत्तरी पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक एक विस्तृत भूभाग में फैल गया। बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक
नौजवान सिपाही ने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया। 29 मार्च 1857, जिसके कारण उसे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। 24 अप्रैल को मेरठ की तीसरी देसी घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने चर्बीदार कारतूस लेने से इनकार कर दिया, जिसमें से 85 को 9 मई को बर्खास्त करके 10-10 साल की सजाएं दी गईं और जंजीरों में जकड़ दिया गया। अगले दिन 10 मई को उन्होंने अपने कैदी साथियों को छुड़ा लिया, अपने अधिकारियों को मार डाला तथा विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। फिर वे सूर्यास्त के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए और अगले दिन दिल्ली पहुंच गए। वहां की पैदल सेना आकर उनके साथ मिल गई और उन्होंने अपनी यूरोपीय अधिकारियों को मारकर बाकी सिपाहियों ने बूढ़े और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली इस महान विद्रोह का केंद्र बन गई तथा बहादुर शाह इसके महान प्रतीक बन गए, भारत की राजनीतिक एकता का प्रतीक। सिपाहियों के आग्रह या संभवतः उनके दबाव में बहादुर शाह ने भारत के सभी राजाओं और सरदारों को पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और उसको हटाने हेतु वे भारतीय राजाओं का एक महासंघ स्थापित करें। जल्द ही बंगाल, अवध, रोहिलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार का एक बड़ा भाग और पूर्वी पंजाब, इन सभी जगहों पर ब्रिटिश साम्राज्य अस्त व्यस्त हो गया। अनेक देसी शासक तो अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे, मगर उनकी फौजों में विद्रोह भड़क उठा। जैसे इंदौर और ग्वालियर, राजस्थान तथा महाराष्ट्र के अनेक छोटे सरदार अपनी जनता के विश्वास पर विद्रोही बन गए। सिपाहियों द्वारा ब्रिटिश सत्ता के समाप्त किए जाने के बाद साधारण जनता भी हथियार लेकर उठ खड़ी हुई और अक्सर बल्लमों, कुल्हाड़ों, तीर, धनुष, लाठियां और हंसियों तथा देसी बंदूकों के साथ संपूर्ण उत्तर भारत और मध्य भारत में लड़ती रही। किसानों, दस्तकारों, दुकानदारों, दिहाड़ी वाले मजदूरों और जमींदारों की व्यापक भागीदारी ने विद्रोह को उसकी वास्तविक शक्ति तथा इसे जन विद्रोह का स्वरूप प्रदान किया, खासकर उन क्षेत्रों में जो आज उत्तर प्रदेश तथा बिहार में शामिल हैं। जनता ने सूदखोरों की खाता बाहियों तथा कर्जों के दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित अदालतों, तहसील कार्यालयों, मालगुजारी के दस्तावेजों तथा थानों पर हमले किए। अवध में अंग्रेजों से लड़ते हुए मरने वाले 1,50,000 लोगों में 1 लाख से अधिक सामान्य नागरिक थे। जहां जनता विद्रोह में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुई, वहां लोगों ने विद्रोहियों का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया। अंग्रेजों ने विद्रोहों को कुचलने हेतु विद्रोही सिपाहियों को ही नहीं दबाया, वरन दिल्ली, अवध, पश्चिमोत्तर प्रांत, आगरा, मध्य भारत और पश्चिम बिहार की जनता पर भी निर्मम अत्याचार किए। पूरे के पूरे गांव जला दिए गए तथा ग्रामीण और नगरीय जनता का कत्लेआम किया गया। लोगों को बिना किसी मुकदमे के फांसी दे दी गई तथा फांसी के बाद सबके सामने पेड़ों पर लटकाया गया। इन सब से विद्रोह की व्यापकता और जन स्वरूप स्पष्ट होता है। वर्ष 1857 के विद्रोह की शक्ति बहुत कुछ हिंदू मुस्लिम एकता, सैनिक तथा जनता हो या नेता पर निर्भर थी। विद्रोह जहां भी सफल हुआ, वहीं हिंदुओं की भावनाओं के सम्मान में गौ हत्या बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए। नेतृत्व में हर स्तर पर हिंदुओं तथा मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व हिंदू मुस्लिम एकता व संयोग के प्रमाण हैं।
वर्ष 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी तथा आगरा बिहार में थे। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोह के नेता सम्राट बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति जनरल वक्त खान के नेतृत्व में के हाथों में था। वक्त खान ने बरेली के सैनिकों का नेतृत्व किया तथा उनको दिल्ली लेकर आ गए। विद्रोह के नेतृत्व की श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी शायद सम्राट बहादुर शाह ही थे। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। उन्होंने सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़कर स्वयं को पेशवा तथा बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित करके स्वयं को उनका प्रतिनिधित्व घोषित किया। नाना साहब की ओर से उनके विश्वसनीय सेवक तात्या टोपे व उनके सिपाहियों ने लड़ाई लड़ी। नाना साहब के विश्वसनीय सेवकों में अजीमुल्लाह भी थे, जो राजनीतिक प्रचार कार्य में माहिर थे। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र बिरजीस कदर को अवध का नवाब घोषित कर लिया। 1857 के विद्रोह के महान नेताओं में से एक, इतिहास की महानता वीरांगनाओं में से एक झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का साथ देने का फैसला किया तथा बहादुरी के साथ उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। अंग्रेजों के साथ हुई एक भयानक लड़ाई में स्त्रियां तक तोपे चलाते और गोला बारूद बांटती दिखाई पड़ी। झांसी छोड़ते समय रानी ने अपने अनुयायियों को शपथ दिलाई कि हम अपने हाथों अपनी आजाद शाही स्वतंत्र राज्य की कब्र नहीं खोदेंगे। तात्या टोपे तथा अपने अफगान सैनिकों के सहयोग से उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के वफादार महाराज सिंधिया ने रानी के विरुद्ध लड़ने की एक कोशिश की, मगर उनके अधिकांश सैनिक रानी से मिल गए। 17 जून 1858 को रानी वीरगति को प्राप्त हुई। बिहार में विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह 80 वर्ष थे, जो आरा के पास जगदीशपुर के असंतुष्ट जमींदार थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह की कमजोरियां और असफलता के कारण क्या थे? जब विद्रोह इतने बड़े स्तर पर हुआ था, इतने सारे लोगों ने उसमें भाग लिया था, साधारण जन से लेकर राजा महाराजा सम्राट तक सभी ने उसमें भाग लिया था, फिर ऐसी क्या वजह रह गई जिससे ये विद्रोह कमजोर पड़ गया? या अंग्रेजों की ऐसी कौन सी नीति थी जिससे विद्रोह को दबा दिया गया? वर्ष 1857 का विद्रोह व्यापक होते हुए भी पूरे देश या भारतीय समाज में नहीं फैल सका। ये दक्षिणी भारत तथा पूर्व और पश्चिम के अधिकांश भागों में प्रसारित नहीं हो सका, क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले अनेकों विद्रोह हो चुके थे। भारतीय देशी राज्यों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार स्वार्थी अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे, वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, अन्य राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणा तथा दूसरे अनेक सरदारों और अनेक बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का सहयोग प्रदान किया। वास्तव में भारतीय शासकों में 1% से अधिक विद्रोह में शामिल नहीं हुए। तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिन ने कहा कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया।
अन्यथा ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। मद्रास, बम्बई, बंगाल तथा पश्चिमी पंजाब में जनता विद्रोहियों से सहानुभूति रखती थी। संपन्न वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के प्रति उदासीन रहे या उनका सक्रिय विद्रोह किया। अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से जागीरें वापस प्राप्त करने का आश्वासन प्राप्त कर विद्रोह से दूरी बना ली। ग्रामीण जनता के हमलों का लक्ष्य सूदखोर थे जो विद्रोह के शत्रु थे। युद्ध का खर्च जुटाने के लिए विद्रोहियों द्वारा उन पर भारी कर लगाने तथा सेना को भोजन देने के लिए उनके अनाज गोदाम पर कब्जे के कारण व्यापारी भी क्रांति के शत्रु हो गए। बंगाल के जमींदारों, बिहार के जमींदारों, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के बड़े व्यापारियों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। वे देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे तथा भ्रमित थे कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे तथा जमींदारों, पुराने शासकों तथा सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को प्रगति से अवरुद्ध करेंगे। फिर भी ये कहना उचित नहीं है कि शिक्षित भारतीय राष्ट्रद्रोही या विदेशी शासन के वक्त थे, क्योंकि 1858 के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली और आधुनिक आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने ही किया। भारतीयों में एकता के अभाव तथा अन्य युद्ध सामग्री का अभाव, उनकी संगठनात्मक कमजोरी, अनुशासनहीनता, विद्रोहियों के पास सैनिक कार्यवाही की एकीकृत योजनाओं, अधिकार संपन्न प्रमुखों या केंद्रीकृत नेतृत्व का अभाव आदि ने क्रांति को असफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम। 1857 के जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके परिणाम क्या निकले? विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बूढ़े सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिया तथा राजकुमार को पकड़कर वहीं मार दिया गया। सम्राट बहादुर शाह पर मुकदमा चलाकर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। जॉन लॉरेंस, आउट्रम, हेवलॉक, नील कैम्पबेल और ह्यूम रोज कुछ ऐसे ब्रिटिश सेनापति थे जिन्होंने इस युद्ध में सैनिक ख्याति प्राप्त की। नाना साहब कानपुर में हारने के बाद 1859 के आरंभ में नेपाल की ओर पलायन कर गए। तात्या टोपी मध्य भारत के जंगलों से एक भयानक और शानदार छापामार युद्ध चलाते रहे। अंत में अप्रैल 1859 में मानसिक निरूपका की गद्दी के कारण उनके पकड़े गए तथा उन्हें 15 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 17 जून 1858 को झांसी की रानी युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हो चुकी थी। 1859 तक कुंवर सिंह, वक्त खान, बरेली के खान बहादुर खान, नाना साहब के भाई राव साहब और मौलवी अहमदुल्लाह सभी की मृत्यु हो गई थी। अवध की बेगम हजरत महल नेपाल में भूमिगत हो गई थी। 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह पुनर्स्थापित हो चुकी थी। ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए भारतीय जनता का पहला महान संघर्ष भी था, जिसने एक आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का आधार तैयार कर दिया। वर्ष 1857 के वीरतापूर्ण तथा देशभक्तिपूर्ण विद्रोह ने तथा उसके पहले के अनेक विद्रोहों ने भारतीय जनता के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी।
1857 की ये महान क्रांति, जिसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा और समझा जा सकता है। इसके बारे में हम सबको रिसर्च करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने हमें बताया ही नहीं कि ये कितने बड़े स्तर पे था। इसको छिपाया और इसको एक छोटा सा सैनिक विद्रोह का नाम दे दिया गया। असल में ये एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था।